नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे उत्तरजीविता, वृद्धि तथा विकास। बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने उत्तरजीविता के बारे में पढ़ा था। उत्तरजीविता किसे कहते हैं, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, क्या संबंध है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके साथ साथ हमने विकास के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में भी अध्ययन किया, विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में भी अध्ययन किया और विभिन्न चरणों में विकास का हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हम अध्ययन कर रहे थे शारीरिक और क्रियात्मक विकास के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि बच्चों का भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक किया। हाँ, तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं कि बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। देखो बच्चों, कई प्रजातियों में संप्रेषण की प्रणालियाँ होती है। संप्रेषण का मतलब यहाँ पर होता है कम्युनिकेशन करना, यानी कि अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, है ना, उसे कहते हैं हम संप्रेषण, कम्युनिकेशन, भेजना। अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या भेजना क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। अब अलग अलग प्रजातियों के अंदर संप्रेषण की अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं। क्या हम कुछ ऐसी प्रजातियों के बारे में सोच सकते हैं जहाँ पर उनके सदस्य एक दूसरे के साथ संप्रेषण करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियों की यदि हम बात करें तो देखो, मधुमक्खियाँ भी जो होती है अपने विचारों को, अपने संदेशों को एक मधुमक्खी से दूसरी मधुमक्खियों तक पहुंचाने का कार्य करती है। कैसे कि जब मधुमक्खियाँ जो होती है कहीं पर भी देखती है कि हमारा भोजन हमें यहाँ मिल सकता है, यहाँ पर फूल ज़्यादा है या यहाँ पर जो है मकरंद हमें मिलेगा, तो वो क्या करती है, नृत्य के द्वारा अन्य मधुमक्खियों को जो है वो संकेत देती है ना, या संवेदनाओं को पहुँचाती है या फिर कम्युनिकेशन करती है ना। और इसके साथ ही यदि वो अपने शत्रुओं के बारे में जो है अपने मधुमक्खियों को बताना चाहती है या अन्य मधुमक्खियों को सूचना देना चाहती है, तो भी वो एक विशेष प्रकार के नृत्य के द्वारा जो है और विशेष प्रकार की ध्वनि के साथ, है ना, जब ये नृत्य करती है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसकी सहायता से ये अपने संवेदनाओं को यानी अपने विचारों को दूसरी मधुमक्खियों तक पहुँचाती है। तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रजातियों में संप्रेषण की अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं, कम्युनिकेशन करने की अलग अलग जो है वो मेथड होते हैं। जैसे कि मधुमक्खियों में नृत्य के द्वारा संवेदनाओं को या अपने विचारों को दूसरे मधुमक्खियों तक पहुंचाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो पक्षी होते हैं ये भी विशेष प्रकार से चहचहा करके, सभी पक्षियों की आवाज़ अलग अलग प्रकार की होती है, ये भी चहचहाते, शोर मचाते और सूचित कर देते हैं कि उन्हें किसी विशिष्ट पेड़ या झाड़ी पर जो है कब्जा कर लिया है, या सभी यहाँ पर आ जाओ, या यहाँ पर हमें कोई खतरा है ना। ये अन्य पक्षियों को अपने विचारों को अन्य पक्षियों तक इस प्रकार से पहुंचाते हैं चहचहाकर, है ना। तो संचार की ये एक विधि ही नहीं है, मानव को छोड़कर के सभी अन्य प्रजातियों में जो है संपूर्ण संचार प्रणालियाँ जो है अंतर्जात होती है, यानी कि सभी प्राणियों के अंदर सिर्फ मानव ही जो है वो कम्युनिकेशन नहीं करता है, बल्कि छोटे से छोटा जीव लेकर के छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जीव तक जो है सभी जीव जो होते हैं इनमें कम्युनिकेशन की प्रणालियाँ पाई जाती है, लेकिन सब में अलग अलग तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अर्थात संचार प्रणाली पर अनुभव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और इसके विपरीत हालांकि मानव जो होता है वो शिशु को अंतर्निहित रूप से भाषा सिखाने का वरदान प्राप्त है, लेकिन जो शिशु होता है ये भाषा को धीरे धीरे सीखता है, जबकि पक्षियों में ऐसा नहीं होता है ना। पक्षियों में, अन्य जीवों में, अन्य जो प्रजातियाँ होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। उनमें जो होता है ऑलरेडी उनके अंदर कम्युनिकेशन का एक गुण पाया जाता है, और मनुष्य जो होता है वो उसको सीख सकता है। जैसे शिशु की भाषा जो होती है वो अधिगम परिवेश के द्वारा प्रभावित होती है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया के द्वारा ही प्रभावित होती है ना। अब मनुष्य जो होता है अनगिनत संख्या में मूल वाक्यों का उच्चारण कर सकता है, अनगिनत वाक्यों में, चाहे तो वो इंग्लिश में बोल सकता है, चाहे संस्कृत में बोल सकता है, चाहे हिंदी में बोल सकता है, चाहे मारवाड़ी में बोल सकता है। कई प्रकार की भाषाओं के अंदर वो जो है अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा सकता है। तो इससे हमारा तात्पर्य है कि ऐसे वाक्य जो कि नकल किए गए या फिर अंतर्जात नहीं है, बल्कि व्यक्ति के द्वारा, स्वयं के द्वारा उच्चारित किए गए। भाषाओं का विकास स्वयं के द्वारा किया गया है तथा किसी अन्य समय और स्थान पर मानव घटनाओं तथा वस्तुओं के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। कहने का मतलब कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के अंदर संप्रेषण की, कम्युनिकेशन की, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने के अलग अलग तरीके होते हैं। और मनुष्य जो होता है कम्युनिकेशन को सीखता है ना, विभिन्न अनुभवों के द्वारा, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर के द्वारा, माता पिता के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा, है ना, अपने दोस्तों के द्वारा, है ना, कम्युनिकेशन के जो है कम्युनिकेशन कर पाता है और विभिन्न भाषाओं को सीख पाता है और विभिन्न वाक्यों को का उच्चारण भी कर पाता है।
तो बच्चों इसका एक क्रियाकलाप है। देखिए क्रियाकलाप के अंदर कि आपको अपने पड़ोस के अंदर कोई भी 2 वर्ष का जो बच्चा है उसको आपको ढूंढना है, और ढूंढ करके आपको क्या करना है कि वो अपने माता पिता के साथ किस प्रकार से कम्युनिकेशन करता है, किस प्रकार से बातचीत करता है, उसका हमें अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है ना। और हमको एक कॉपी के अंदर लिखना भी है कि बच्चा जो है किस तरीके से बोल रहा है, क्या वो अपने पेरेंट्स की कॉपी कर रहा है, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं उसी को वापस दोहरा रहा है, या फिर अपने मन में कुछ बड़बड़ा रहा है, या अपनी कुछ अलग से लैंग्वेज बना करके कुछ कहना चाहता है ना। तो इसे हमें जो है अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और ऑब्जर्वेशन करना है कि बच्चा जो है उसके अंदर भाषा का मूल विकास किस प्रकार से होता है ना। तो सबसे पहले बच्चा जो होता है बड़ों की कॉपी करता है ना, कॉपी करता है, फिर धीरे धीरे जो है उसको बोलने का प्रयास करता है, फिर टूटे फूटे शब्दों में बोलता है, टूटी फूटी भाषा के अंदर बोलता है, फिर धीरे धीरे जो है वो स्पष्ट जो है वो शब्दों को बोलना सीखता है ना। पहले तुतलाता हुआ बोलता है, फिर वो स्पष्ट शब्दों को बोलने लगता है, फिर शब्दों को जोड़कर बोलने लगता है, फिर वो वाक्य बनाना सीखता है ना। और फिर वो अब जैसे जैसे उसका मानसिक विकास भी होता जाता है शारीरिक विकास के साथ साथ, और फिर वो अब कोई भी बात बड़े जब बोलते हैं तो सोच विचार करके फिर वो अपने हिसाब से उसका जवाब देता है। तो धीरे धीरे भाषा का विकास होता है अनुभवों के द्वारा, है ना। तो हमें भी अपने आसपास में यदि कोई बच्चा है छोटा, तो उसके अंदर भाषा का विकास किस प्रकार से हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं। पहले उसको ऑब्जर्वेशन करें, अच्छे से सुने समझें, और फिर हम उसको अपनी कॉपी के अंदर लिखें, तो हमें मालूम चलेगा कि बच्चे के अंदर भाषा का विकास किस प्रकार से होता है। अब देखिए बच्चों, सभी जो बच्चे होते हैं, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, सभी जो है कोई भी भाषा बोलते हो, समान अवस्थाओं में क्रम के अंदर जो है इनके अंदर भाषा का विकास होता है। यानी कि सभी बच्चों के अंदर भाषा का विकास जो होता है वो सभी समान अवस्थाओं में होगा और क्रम के अंदर भाषा का विकास होता है। तो बच्चों के द्वारा अपने जीवन के प्रथम वर्ष के अंदर जब वो शब्द बोलते हैं, सबसे पहले तो वो रोते हैं, है ना। रो करके अपनी माँ को जो है अपनी माँ से कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। फिर धीरे धीरे जो है वो तुतलाते हुए बोलना सीखते हैं, कूदते हैं, है ना। फिर बुलबुलाना सीखते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये जो बोली जाने वाली शुरू के प्रथम वर्ष के अंदर जो उनकी ध्वनियाँ होती है, ये क्या कहलाती है, इनके बोलने से पहले की ध्वनियाँ कहलाती है ना। हम कह सकते हैं कि जब वो बोलना सीखते हैं प्रथम वर्ष के अंत तक तो वो शब्द बोलना सीख जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो क्या करते हैं, रोते हैं, कूदते हैं और बुलबुलाते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के अंदर सबसे पहले रोना ही जो है वो क्या है, उनके द्वारा भाषा का कम्युनिकेशन है ना, पेरेंट्स के साथ, मम्मी के साथ। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर जो है बच्चे जो होते हैं वो शेषवावस्था से जो है वो कम्युनिकेशन करना सीखते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार से जो है कम्युनिकेशन करते हैं, बोलकर अपनी माँ को बताते हैं, है ना। तो भाषा का संबंध जो है एक महत्वपूर्ण पहलू, भाषा के संबंध में एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि पहले दिन से ही बच्चा जो होता है उसे कहीं अधिक समझ सकता है। जब वो जन्मता है तभी से वो जो है रोता है और रो करके कम्युनिकेशन करता है, और धीरे धीरे वो जो है जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है वैसे वैसे जो है उसमें ग्रहणशीलता की क्षमता जो है वो पैदा होती जाती है, और उसके अंदर भाषा का विकास धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब देखिए बच्चों, भाषा के विकास की जो अवस्थाएं हैं इसके अंदर सबसे पहले देखें तो रोना जो है बच्चों का संप्रेषण का सबसे पहला स्वरूप है। यानी कि कम्युनिकेशन करने में सबसे पहले बच्चा क्या करता है, रो करके कम्युनिकेशन करता है, अपने विचारों को पहुंचाता है अपनी माँ तक, और ये अंतर्जात और जन्मजात होता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो है पहले से ही डेवलप्ड होता है बच्चों के अंदर, ये वो अनुभव से नहीं सीखता है। अर्थात बच्चे को रोना सिखाने की आवश्यकता में नहीं होती, तथा जन्म के प्रथम माह में ही ये एकमात्र ध्वनि होती है जो कि बच्चों के अंदर अंतर्जात होती है, जन्मजात होती है ना, जो कि शिशु निकाल सकता है। और शिशु का रोना वयस्कों तथा बच्चों में जो है शारीरिक अनुक्रिया भी उत्पन्न करता है। अब देखिए, शिशु जब रोता है तो इससे वयस्क जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, मम्मी जो होती है वो क्या करती है, उनमें भी कुछ अनुक्रिया उत्पन्न होती है, उनका ध्यान शिशु की तरफ आकर्षित होता है, और वो उसके कष्ट को जो है दूर करने के लिए फटाफट से जो है वो कोशिश करते हैं, है ना। जैसे ही बच्चा रोता है तो माँ उसे दूध पिलाती है, उसको चुप करने का प्रयास करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये वयस्कों के प्रति या बड़ों के प्रति बच्चों की जो एक अनुक्रिया होती है। और बच्चे का रोना अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को भी सूचित करता है, और विभिन्न शारीरिक स्थितियाँ जैसे कि भूख के कारण बच्चा रो सकता है, कोई पीड़ा दर्द हो रहा हो तो बच्चा रो सकता है, बीमारी से बच्चा रो सकता है ना। तो कई प्रकार से बच्चा रो सकता है और रो करके वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो पहला संप्रेषण क्या हो गया, पहला कम्युनिकेशन क्या हो गया शेषावस्था में, रोना, है ना।
अब देखिए दूसरे महीने में जैसे ही लगता है, 1 महीने तक तो वो रोता ही है, फिर दूसरे महीने के अंदर वो कूक करना शुरू कर देता है। यानी कि ये ध्वनि की अंतर्जात स्वर जो होती है, किस्म की आवाज़ होती है, जैसे आ, ऊ, है ना, जैसे स्वर जो होता है वो शिशु निकालने लग जाता है। कूक करने का मतलब क्या है, बच्चा जब दूसरे महीने में आता है तो ऊ, आहा ऐसे हल्का हल्का सा बोलने लगता है ना, तो ये कहलाता है कूक करना। दूसरे महीने के अंदर ये बच्चे के अंदर डेवलप होती है ना, कम्युनिकेशन की प्रक्रिया। और जब वे संतुष्ट होते हैं तो वे आनंद का अनुभव करते हैं बच्चे, है ना। और जब शिशु कूक करता है तो माता पिता बोल करके, हंस करके और उस आवाज़ की नकल करके अनुक्रिया दर्शाते हैं, ताकि बच्चे जो होते हैं वो खुश हो, है ना। और फिर बच्चे जो होते हैं बोलकर, हंसकर और उस आवाज़ की नकल करते हैं और उनकी अनुक्रिया को पुनः दर्शाते हैं, है ना। और फिर बच्चे के पुनः कूक करने की प्रतीक्षा की जाती है कि फिर से वो जो है उस एक्टिविटी को दोहराए, कूक करे। और इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मानो माता पिता बच्चे से बातचीत कर रहे हैं। और इस कूक करने की ध्वनि में लगभग 8 महीने तक का उल्लेखनीय की कमी आ जाती है ना। 8 माह तक ये प्रक्रिया चलती है और 6 महीने का होने पर बच्चा जो होता है थोड़ा थोड़ा सा तुतलाने लग जाता है। वैसे तो 6 महीने के अंदर थोड़ा थोड़ा तुतलाने लग जाता है, वैसे 4-5 महीने तक ये कूक करने की जो है वो ध्वनि चलती रहती है ना। तो पहला स्टेप जो था कम्युनिकेशन का बच्चों के अंदर था रोना, दूसरा था कूक करना, है ना। अब देखिए बच्चों, अब बच्चा तुतलाना शुरू कर देता है। जैसे ही 8 महीने का बच्चा हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा तुतलाना शुरू कर देता है ना। तो तुतलाना व्यंजन स्वर का संयोजन होता है। अब बच्चे के अंदर जो है व्यंजन और स्वर जो होते हैं वो जुड़ने लग जाते हैं, है ना। अब देखो, अभी हमने देखा था जब कूक करता है जब, तो आहा ऊ, उसमें स्वर शब्द जो है वो निकलने लग जाते हैं उसके मुंह से, है ना, स्वर का उच्चारण करने लग जाता है। लेकिन जब ये तुतलाना शुरू करता है तो यहाँ पर व्यंजन और स्वर दोनों का संयोजन होना शुरू हो जाता है बच्चों के अंदर। जैसे दा, मा, पा, है ना, दादा, मामा, पापा, है ना। तो यहाँ पर जो है व्यंजन भी जुड़ने लग जाते हैं और शिशु इस संयोजन को दोहराता है, दादा, मामा, है ना, ऐसी ध्वनियाँ निकालता है। और तुतलाना मानव भाषा की तरह ही प्रतीत होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुतला रहा है तो बिल्कुल बोल ही रहा है, जैसे लगता है हमारे साथ बात कर रहा है। और शिशु सभी मानव भाषाओं में निहित सभी ध्वनियाँ निकालने में सक्षम हो जाते हैं। और इस प्रकार शिशु जो होते हैं जर्मन है, अफ्रीकी भाषाओं में प्रयुक्त ध्वनियों का उच्चारण भी कर सकता है, चाहे उसने वे ध्वनियाँ नहीं सुनी हो। यहाँ तक कि एक बहरा बच्चा भी जो होता है वो दूसरों की आवाज़ सुनने में समर्थ नहीं है, वो भी तुतलाता है। और इन 2 तथ्यों से ये पता चलता है कि तुतलाना जो है अंतर्जात है। यदि कोई बच्चा सुनता नहीं है, सुनने में समर्थ नहीं है, तो भी वो बच्चा भी जो है तुतलाता है। और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से रोना अंतर्जात होता है, ठीक उसी प्रकार से तुतलाना भी अंतर्जात होता है। क्योंकि अभी तो कोई बच्चा बाहर नहीं जा रहा है किसी के साथ, है ना, उसका एटमॉस्फेयर पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये अंतर्जात ही होता है तुतलाना भी। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ जो होती है जिन्हें बच्चा अपने परिवेश में नहीं सुनता है वो भूल जाता है। और इससे पता चलता है कि परिवेश भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब धीरे धीरे ये जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके अंदर भाषा का विकास होता जाता है, अब वो स्वर और व्यंजन को जोड़ने लग जाता है, दादा, पापा, मामा। फिर धीरे धीरे जब वो बड़ा हो जाता है, बैठने लग जाता है, खड़ा होने लग जाता है, चलने लग जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलने लग जाता है, तो फिर वो ये अपनी रोना है, तुतलाना है, ये भूल जाता है और स्पष्ट शब्दों में बोलने लग जाता है ना। और स्वर और व्यंजन को जोड़कर वो जो है वाक्य बनाना सीख जाता है ना। और अपनी पहली भाषा को वो भूल जाता है और नई चीज़ें वो सीखने लगता है। अब देखिए, जब बच्चे का पहला बर्थडे आता है तो अपनी वर्षगांठ के आसपास शिशु जो होता है पहले शब्द का उच्चारण कर लेता है। यानी कि जैसे ही वो साल भर का होता है तो वो पहले शब्द का उच्चारण करने लग जाता है ना। अब हमें कैसे पता चलता है कि बच्चे ने जो उच्चारण किया है वह एक शब्द है? तो हम जानते हैं कि वह एक शब्द है क्योंकि वह उसका प्रयोग जो होता है निरंतर एक ही तात्पर्य के लिए करता है ना। जैसे पहले शब्द जो होते हैं वो संक्षिप्त होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, है ना। हम कह सकते हैं कि 1 या 2 वर्ण ही इसके अंदर होते हैं, जैसे पापा है, मामा है, टाटा, बाय बाय, है ना। इस तरीके के 2-2 शब्द, 2-2 जो है शब्दों वाले जो है वो वाक्य को बोलने लगता है ना। 2-2 शब्दों को जोड़कर वो बोलने लगता है, प्रोनाउंस करने लगता है और कम्युनिकेट करने लगता है ना। नाना, बुआ, मामा, पापा, इस तरीके से वो बोलता है। 18 माह की आयु तक लगभग वो 2 दर्जन शब्द बोलने लग जाता है,
जब वो 18 महीने का होता है ना, उस समय तक वो कम से कम 24 शब्द जो होते हैं उसके अंदर शब्द संग्रह इसके अंदर हो जाता है, शब्दकोश बन जाता है, कम से कम 2 दर्जन के आसपास शब्द वो बोलने लग जाता है। किंतु इस समय तक वह सरल आदेश और कई और शब्द भी समझने लगता है। 2 वर्ष की आयु तक बच्चा लगभग 250 शब्द सीख लेता है। कितने? 250। जब वो 2 वर्ष का हो जाता है तो कम से कम 250 शब्द वो सीख जाता है और इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष इसमें सैकड़ों शब्द जुड़ते जाते हैं। हर वर्ष सैकड़ों शब्द और जुड़ते जाते हैं, नए शब्दों को सीखता जाता है और नए नए सेंटेंस बनाने लग जाता है। और दूसरा जन्म दिवस जब आता है, उसका दूसरा बर्थडे जब आता है, तो उसके आसपास बच्चा जो होता है 2 शब्द वाले वाक्य बोलने के लिए शब्द जोड़ना आरंभ कर देता है। बच्चे के शुरुआती शब्द जो होते हैं लोगों और पशुओं तथा वस्तुओं के नाम होते हैं ज़्यादातर, है ना। पशुओं के नाम बोलने लग जाता है, गाय है, डॉगी है, बिल्ली है ना, भैंस है, शेर है, चीता है, ऐसे बोलने लग जाता है। पशुओं के नामों का उच्चारण करता है ना। संज्ञा शब्दों को बोलने लग जाता है ना। और टाटा, बाय बाय, इस प्रकार के शब्दों को बोलता है ना। कई बार बच्चा जो होता है उन वस्तुओं तथा कार्यों के लिए शब्द का प्रयोग भी करता है जिसके लिए उसके पास अभी कोई शब्द नहीं होते हैं, है ना। कुछ ऐसे वस्तुओं और कार्यों के लिए भी वो शब्दों का प्रयोग करता है जिसके लिए उसके पास कोई शब्द नहीं होते हैं ना। कई बार ऐसी चीज़ें भी वो बोल देता है। बच्चे के 1 शब्द या 2 शब्द के उच्चारणों की एक दिलचस्प विशेषता यह है कि ये संक्षिप्त शब्द जो होते हैं उन संपूर्ण अर्थों को अभिव्यक्त करते हैं जो कि पूर्ण वाक्यों में निहित होते हैं। यानी कि वो संक्षिप्त शब्दों में ही अपनी पूरी बात को हमें समझा देते हैं। इस तरीके के शब्दों का वो उच्चारण करते हैं कि पेरेंट्स उनकी बात को समझ जाते हैं कि बच्चों की आवश्यकता क्या है और वो तुरंत उनका ध्यान आकर्षित होता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार जब बच्चा माँ को देखता है तो मम्मा शब्द का उच्चारण करता है, तो संदर्भ के आधार पर इसका अर्थ ये हो सकता है कि ये मम्मा के पास जाना चाहता है ना। ऐसा में शॉर्ट में यानी कि कम शब्दों के प्रयोग से वो अपनी बात को कह देता है कि मुझे आपके पास आना है ना। मेरी मम्मा वहाँ है, या फिर मेरी मम्मा वहाँ है, या फिर मुझे मम्मा के पास जाना है ना। वो सिर्फ यही कहेगा मम्मा, सिर्फ मम्मा शब्द का उच्चारण करेगा, इसका मतलब उसको मम्मा के पास जाना है। तथा ऐसा ही कोई अन्य अर्थ है इन 1 या 2 शब्द वाले वाक्यों को जो संपूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करते हैं टेलीग्राफिक भाषा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक भाषा कहते हैं। प्रश्न आता है आपका, बहुत ही सुंदर प्रश्न यहाँ पर बन रहा है कि टेलीग्राफिक भाषा किसे कहते हैं। टेलीग्राफिक भाषा का मतलब ये है कि जब बच्चे 1 शब्द या 2 शब्दों का उच्चारण करने लगते हैं तो उसके अंदर 1 या 2 शब्दों के द्वारा ही वो अपने संपूर्ण वाक्य को समझा देते हैं अपने पेरेंट्स को। जैसे मम्मा, मम्मा, तो मम्मा का मतलब क्या है कि मुझे मम्मा के पास जाना है या फिर मेरी मम्मा वहाँ है। तो इस प्रकार के वाक्यों को जो कि संपूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? टेलीग्राफिक भाषा कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए बच्चों, 2 से 3 वर्ष के बीच में की आयु में जो बच्चा होता है वो व्याकरण युक्त भाषा सीख लेता है। यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा व्याकरण के शब्दों को भी वो जोड़ने लग जाता है। व्याकरण संज्ञा है, सर्वनाम है ना, इनका उपयोग करने लग जाता है अपनी भाषा के अंदर, अपने वाक्यों में, तथा वाक्य बनाने की उसकी क्षमता का विस्तार होता है तथा उसमें वे शब्द शामिल होने लगते हैं जो कि टेलीग्राफिक भाषा में विद्यमान नहीं थे, है ना। जैसे विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जुड़ जाती है, उपपद जुड़ जाते हैं, आर्टिकल्स जुड़ जाते हैं, विभिन्न प्रकार के संयोजक जुड़ जाते हैं, संबंधवाचक शब्द जो है वो जुड़ जाते हैं, है ना। ये विभिन्न प्रकार के शब्द जो है वो उसके अंदर जुड़ते जाते हैं और भाषा का विकास होता जाता है। 4 वर्ष की आयु तक बच्चे की भाषा काफ़ी सुव्यवस्थित हो जाती है। जब वो 4 वर्ष का होता है तो काफ़ी अच्छी और सुव्यवस्थित भाषा बोलने लगते हैं। बच्चे जो होते हैं लंबी बातचीत कर सकते हैं। अब 4 वर्ष की आयु होने के बाद वो लंबी बातचीत कर पाते हैं। छोटे होते हैं 2 साल के होते हैं जब, तो 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस में ही हमें अपनी बात कह पाते हैं। और जब वो 18 महीने के होते हैं, छोटे होते हैं, है ना, तो हमें सिर्फ 1 या 2 शब्दों के अंदर ही जो है वो अपनी बातों को कह पाते हैं। तो इस प्रकार जैसे जैसे उनका विकास होता है वैसे वैसे वो अच्छे से अपनी भाषा, उनमें जो है भाषा का विकास सुव्यवस्थित ढंग से हो जाता है और वो लंबी बातचीत कर पाते हैं, प्रश्न पूछ पाते हैं, तर्क वितर्क कर पाते हैं, बारी बारी से बातचीत कर सकते हैं। 6 वर्ष की आयु तक उनका शब्दावली में लगभग 10,000 शब्द उनके शामिल हो जाते हैं। जब वो 6 साल के होते हैं तब कम से कम 10,000 शब्द उनके 10,000 शब्दों का शब्दकोश उनमें बन जाता है, डेवलप हो जाता है ना।
और बच्चे 7 से 9 वर्ष की आयु तक समझने लग जाते हैं। अब उनमें मानसिक विकास भी साथ साथ होता है तथा शब्दों के अनेक अर्थ हो सकते हैं। वे ऐसे चुटकुलों और पहेलियों का आनंद भी लेने लगते हैं, है ना, जो कि भाषा पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर शिशुअवस्था से लेकर के और बाल्यावस्था तक किस प्रकार से जो है वो भाषा का विकास होता है। हाँ, तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं सामाजिक और भावात्मक विकास। देखो बच्चों, सामाजिक और भावात्मक विकास जो होता है वो किस प्रकार से होता है बच्चों के अंदर। तो यदि हम देखें तो सबसे पहले हमारा आता है आरंभिक संबंध और मनोभाव। देखो, आरंभिक संबंध बच्चों का अपने माँ बाप से कैसे होता है, मम्मी पापा के साथ कैसा होता है, या उनकी जो देखभाल करते हैं उनके साथ कैसा उनके साथ संबंध होता है, या उनका मनोभाव कैसा होता है, किस प्रकार से अपनत्व की भावना का विकास उनमें होता है। तो हमने देखा है कि शिशु और उनकी देखभाल करने वालों के बीच में एक दूसरे के प्रति बड़ा ही गहरा लगाव होता है। और ये संबंध किस प्रकार से विकसित होते हैं, इसके लिए यदि हम देखें तो पहले ही दिन से शिशु जो होता है वो ऐसे व्यवहारों को प्रदर्शित करता है जिससे कि उनके देखभाल करने वाले जो उनकी मम्मी है उनके साथ जो है उनका सामाजिक और भावनात्मक जो है अनुक्रिया के लिए वो प्रेरित होते हैं। साथ ही वयस्क व्यक्ति जो होते हैं ऐसे विशिष्ट व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं जिससे कि शिशु उनकी ओर आकृष्ट होता है ना। और देखभाल करने वाले तथा बच्चे दोनों ही के व्यवहार जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं कि उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने और लगाव विकसित करने में सहायता करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की ओर आकर्षित होते हैं और बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ जो एक लगाव है, जो आरंभिक संबंध है, जो मनोभाव है, इस प्रकार से विकसित होता है। क्योंकि जैसे जैसे वो उनकी देखभाल करते हैं वैसे वैसे उनकी ओर आकृष्ट होते हैं, है ना, उनका संबंध गहरा बनता जाता है। अब देखिए बच्चों, अपनत्व की भावना का विकास बच्चों में कैसे होता है शिशुअवस्था में। देखो, देखभाल करने वालों के साथ शिशु का काफ़ी शारीरिक संपर्क भी रहता है ना। और हम बच्चों को न केवल दैनिक क्रियाकलापों के दौरान गोद में उठाना चाहते हैं बल्कि उन्हें इसलिए भी गोद में उठाते हैं कि हमको उनको गोद में लेने से एक अच्छा सुखद अनुभव होता है, हमें उनके ऊपर प्यार आता है ना, हमें छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं तथा शिशुओं को शारीरिक संपर्क की अंतर्जात आवश्यकता होती है ना। और जब देखभाल करने वाले बच्चे को उठाते हैं तो वे उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार से उनमें अपनत्व की भावना का विकास होता है। बच्चा भी चाहता है कि मुझे कोई गोद में ले, है ना, मुझे प्यार करे। तो ऑटोमेटिक जब आप उसे लेते हैं तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से अपनत्व की भावना का विकास होता है। और वयस्क व्यक्ति जो होता है, बड़े बच्चे शिशुओं से जब बातचीत करते समय एक विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना, और इसे ही हम मदरीस कहते हैं। मदरीस का मतलब होता है माता के समान कहते हैं। आगे समझ में, इसको माता के समान कहा जाता है, इसे मदरीस कहा जाता है। प्रश्न बनता है मदरीस क्या है ना। तो जब वयस्क व्यक्ति बड़े बच्चे और शिशुओं से जब बातचीत करते हैं तो उस समय एक विशेष प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं मदरीस। ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर जो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, सरल शब्द होते हैं, है ना, ये आवाज़ में जो कुछ उतार चढ़ाव है उसके साथ प्यार से बात करना, है ना, ये जो निरर्थक ध्वनियाँ होती है जैसे टप टप की आवाज़ है, तो ये भाषा जो होती है शिशु को प्रसन्न करती है, खुश करती है और जिसके कारण वो कूक करता है, तुतलाता है, स्माइल देता है, हंसता है ना। जैसे जैसे उसको प्यार करते हैं और छोटे छोटे शब्दों में उसको पुकारते हैं, है ना, तो वैसे वैसे वो खुश होता है और हमारी ओर आकर्षित होता है और कूक करता है, तुतला करके हमें वापस अनुक्रिया भी करता है ना। तो इस प्रकार से उसमें भाषा का विकास होता है, अपनत्व की भावना का विकास होता है। हम शिशु को देखकर जैसे ही मुस्कुराते हैं, हमें मुस्कुराता देख करके शिशु भी मुस्कुराता है और कूक करता है और तुतलाता है। ठीक है। देखभाल करने वाले शिशु को निरंतर देखना पसंद करते हैं। जो निरंतर बच्चों की देखभाल करता है, जो उसे प्यार करता है, बच्चा उसकी ओर बहुत आकर्षित होता है और वो उसे बहुत पसंद भी करता है ना। तो जिससे देखभाल करने वाले और शिशु के बीच में एक संचार स्थापित हो जाता है, यानी एक कम्युनिकेशन बन जाता है और इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को देखना, दोनों के बीच में एक कड़ी स्थापित हो जाती है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से सामाजिक भावनात्मक जो है परस्पर क्रियाओं के प्रथम स्वरूपों में से एक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो है वो अपनत्व की भावना का विकास होता है ना। सामाजिक और भावनात्मक विकास बच्चों में होता है। और शिशु से बातचीत करते समय देखभाल करने वाले जो होते हैं अपने चेहरे पर कुछ हाव भाव लाते हैं, है ना, स्माइल देते हैं
विशेष प्रकार के हाव भाव ला करके और शिशु को आकर्षित करते हैं, जिससे कि उसमें भावनात्मक अभिव्यक्तियाँ भी जो है विकसित होती है ना। और इसके साथ ही देखभाल करने वाले शिशु के साथ परस्पर क्रिया करते समय अनेक लयात्मक क्रियाएं भी करते हैं। और हम सिर को हिलाते हैं, है ना, इधर उधर झटकते हैं, आगे पीछे करते हैं, झुकाते हैं, और हमारी क्रियाओं को देख करके, हमारी ध्वनियों को देख करके, है ना, और उससे झूला झूलाना है, हिलाना है, डुलाना है। बच्चे को बहुत ही प्यारा लगता है और सुखद लगता है, वो सुखद अनुभव करता है। इस प्रकार से वो हमसे अट्रैक्ट होता है, हमारे साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, यही उसका बात करने का तरीका होता है। और इस प्रकार से वो भावनात्मक रूप से हमसे जुड़ जाता है ना। और देखभाल करने वाले शिशु के साथ उसके थोड़ा सा बड़ा होने पर सरल खेल भी खेलते हैं, है ना। जो भी उसकी देखभाल करने वाले मम्मा हैं, इसके पापा हैं, उसके साथ खेलते हैं, है ना। लुक्का छिपी खेलते हैं, उसके साथ खेलते हैं ना, पिल्लों से सिर को छुपा देते हैं, पीछे छुप जाते हैं, फिर आगे आते हैं, इस तरीके से लुका छुपी खेल करके, और बच्चे को बहुत ही अच्छा लगता है ना। और उसमें भावनात्मक विकास भी होता है। और जिस प्रकार से देखभाल करने वाले शिशु के साथ संचार करते हैं, शिशु भी सामाजिक संपर्क बनाने के लिए व्यवहार आरंभ करता है उसके साथ। ठीक उसी प्रकार से वो भी व्यवहार करता है, तुतलाता है, वापस से रिप्लाई करता है, अंतःक्रिया करता है, अनुक्रिया करता है उनके प्रति। और जब शिशु असहज होने पर चिल्लाता है या रोता है या तुमात दौड़ी चली आती है, और जब वे अपना स्वयं की पहल पर कूक करता है, कुबलाता है, मुस्कुराता है, निहारते हैं, तो ये व्यवहार देखभाल करने वालों में संरक्षणात्मक भावना सृजित करते हैं। यानी कि जैसे ही उसको अनकंफर्टेबल लगता है, वो रोता है, तो माँ तुरंत दौड़ी चली आती है, फिर से उसको प्यार करती है, उसको मुस्कुराती है, उसको गोद में लेती है, उसको फीडिंग कराती है, तो ऑटोमेटिकली वो फिर से खुश हो जाता है और एक उसे संरक्षणात्मक भावना का विकास उसमें होता है। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार के व्यवहार दिन में कई बार दोहराए जाते हैं बच्चे के साथ। और जब देखभाल करने वाले शिशु को बार बार पोषण प्रदान करते हैं, जब खिलाते हैं, उसको नहलाते हैं, मालिश करते हैं, कपड़े पहनाते हैं, है ना, तो या फिर उसके परेशान होने पर भी उसे सहलाते हैं या उसको पुचकारते हैं, प्यार करते हैं, तो ये सब उन दोनों के बीच में लगाव या एक बंधन को विकसित करता है। इससे भी उसका जो है अपने पेरेंट्स के साथ एक बंधन विकसित होता है ना, एक लगाव उत्पन्न होता है, वो भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से जुड़ता है। चूँकि अधिकांश मामलों में माता ही मुख्य रूप से बच्चों की देखभाल करती है, तो शिशु का लगाव सबसे ज़्यादा उसकी माँ के साथ ही होता है सबसे पहले, है ना। और माता के साथ ही ये संबंध शिशु का पहला सामाजिक रिश्ता कहलाता है। तो सबसे पहला रिश्ता शिशु का किसके साथ होता है? माँ के साथ ही होता है। तो बच्चों अब देखिए बच्चों, यदि माता पिता के साथ शिशु की परस्पर प्रक्रिया उत्साहपूर्ण और सुखद नहीं होगी तो शिशु चिड़चिड़ा हो जाएगा। यदि पेरेंट्स जो होंगे बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनकी देखभाल ठीक ढंग से नहीं करेंगे, उन्हें प्यार नहीं देंगे, तो क्या होगा? बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, व्यग्र हो जाएगा, है ना। और ऐसे मामले में क्या होगा? शिशु की शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाएगी, है ना, और जिससे उसका विकास भी पूर्ण ठीक ढंग से नहीं होगा, है ना, भावनात्मक विकास ठीक ढंग से नहीं होगा, तो शिशु समुचित लगाव का निर्माण करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को जो उसकी देखभाल करने वाले हैं उनको विशेष रूप से बच्चों का ध्यान, और पेरेंट्स मानव यदि लचीले स्वभाव के होते हैं और यदि बाद में उनका परिवेश सुधर जाए और उन्हें प्यार और सुपोषण देने वाले संरक्षक मिल जाए, तो वे आरंभिक सामाजिक उपेक्षाओं के अनुभवों से उभर जाते हैं। कहने का मतलब, यदि बच्चों को पहले प्यार नहीं मिला है और बाद में प्यार मिल जाता है, तो भी बच्चे जो होते हैं वापस से जो है सामाजिक उपेक्षाओं के अनुभव से उभर जाते हैं। तो हमें शुरू से ही बच्चों को जो है शिशुअवस्था के दौरान ही बच्चों की देखभाल ठीक ढंग से करनी चाहिए, ताकि उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास ठीक ढंग से हो, है ना। तो बच्चों, आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्ण।